दलीय नेता अपना सब बता रहे थे कि कैसे स्वतंत्र होके वो आगे बढ़ने की योजनाएं बना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि निर्दलीय लड़ना, अकेले लड़ना अपने में भी एक बहुत हिम्मत की बात है। और वैसे सभी को मालूम है कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत अहम हिस्सा होते हैं, और हमारा एक वोट सब कुछ तय करता है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होता है। तो क्यों ना नेहा एक शुरुआत यहीं से करें, और मैं आग्रह करूंगी आप सबसे कि निर्दलीय जो लड़ रहे हैं उनसे ही एक सवाल लें। कोई जनता में हाथ उठाएं प्लीज, जो पूछना चाहते हैं। सर आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। सभी से पूछेंगे सर, पर अगर वहां से शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा। आपकी मुस्कुराहट देखी जब वो भाषण दे रहे थे। जी, आप नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है। मैं सभी कैंडिडेट से तो ये जानना चाहता हूँ, जैसा एक हमारे वक्ता ने बोला था कि चुनाव के बाद में लोग खरीद फरोख्त हो जाती है, तो ये खरीद फरोख्त खरीदने वाला जिम्मेवार है या बिकने वाला जिम्मेवार है? और ऐसा क्यों होता है? जब आपको जनता ने एक किसी पार्टी से चुन के भेजा है तो वो जाके क्यों बिक जाते हैं? एक चीज। दूसरी, मेरी पर्टिकुलरली बीजेपी वालों से एक सवाल है, और मैं बीजेपी समर्थक हूँ, उसके बावजूद भी जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं वो जो है कब तक हमारे मोदी योगी के नाम को भुलाते रहेंगे? वो अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हैं? अभी ये सवाल है, देखिए ये जनता के सवाल है जिसमें दम है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे पुलिस स्टेशन का पुलिस अधिकारी को पूरे क्षेत्र का पता रहता है कि भाई कहाँ कौन क्या कर रहा है, ऐसे ही हमारे क्षेत्र के विधायक और सांसद को या तो पता होते हुए वो फिर चुनने के बाद कहीं घूमते नहीं है या जाते नहीं है, पब्लिक की समस्या का समाधान करना नहीं चाहते। ये चीज पर्टिकुलरली पिछले जो हमारे सांसद साहब थे, तो मुझे लगता नहीं कि कभी इधर उधर कहीं गए हों, और उनके पास समस्या लेके भी गया है कोई, तो कोई समाधान नहीं निकला। तीसरी बात, एक हमारे वक्ता ने बोला था कि हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम थी तो हम सब लोग मिलके एक सवाल फिर मैं जवाब लेती हूँ। एक सवाल करेंगे। हाँ मोनिका, मैं उससे पहले वार्ड नंबर 42 पार्षद राजेश यादव जी हमारे बीच में हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कृपया आगे आ जाएं आप। राजेश यादव जी प्लीज आप आगे आ जाइए। तालियों के साथ स्वागत करें। मुझे आज लग रहा है कि वोटर्स के पेट में या तो खाना नहीं है या वो जोश नहीं दिख रहा है इस बार के चुनाव में। चलिए, अब दरअसल सवाल बहुत दमदार थे, हमारे दर्शकों के सवाल आए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में सत्ता में है, तो सवाल का जवाब भी आप ही देंगे सर, क्योंकि आप ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका। कह रहे हैं कि चुनाव से के वक्त जब बिक जाते हैं विधायक सांसद, तो ये विधायक और सांसदों की दिक्कतें हैं या सरकार की दिक्कत है? सर, किसकी दिक्कत है? हेलो, ये बहुत सुंदर जो सवाल इन्होंने किया, मैं बाबूजी को प्रणाम करता हूँ कि आपने जो इशारा इस मंच की तरफ से जाना चाहिए था, सवाल में आपका वो इशारा मंच वाला ही सवाल है कि अगर हमारा वोट, हमारा मत 100% नहीं होगा तो ये खरीद फरोख्त की जो मंडी है वो सजी रहेगी। हमें 100% अगर हम वोट कर देंगे तो सीधा सीधा मैंडेट चला जाता है कि आप नहीं, ये बताइए कि दिक्कत किसकी है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो बिक जाता है उसकी जिम्मेदारी। मैं वही बता रहा हूँ, आप थोड़ा शॉर्टकट में आंसर चाह रही है, मैं वही बता रहा हूँ, वहीं आ रहा था मैं, कि जो खरीद फरोख्त की जो स्थिति आती है वो हमारे पूर्ण मताधिकार की वजह से आती है। अब ये सवाल आता है खरीदने वाला कौन और बिकने वाला कौन, और वो क्यों बिकता है? देखिए, सरकार चलाने के लिए एक संख्या का होना बहुत जरूरी होता है, और उस संख्या के लिए पूरा देश निगाहें लगाए बैठता है कि सरकार तो इनकी बननी चाहिए जहां हमने अधिक मत दिया है। लेकिन संख्या कम होने की वजह से ना चाहते हुए भी, उसूल होते हुए भी, हम लोग जिसको सत्ता सौंपना चाहते हैं वो मजबूर होता है, और वो सिलसिला आपके जो ना चाहते हैं वो सिलसिला शुरू हो जाता है। वो कैंडिडेट कौन सा होता है, कौन मानता है, कौन उसके फ्रेम में फिट बैठता है, ये बहुत ही इंटरनल मैटर है। इसको मन से मैं क्या, मुझसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं वो उसको बखान नहीं कर सकते। जैसे हम लोग एक परिवार चलाते हैं, हम सब लोग, मैं खुद पोता पोती वाला हूँ, आपके सम्मुख हूँ,
तो मैं परिवार को अपने जब चला रहा हूँ तो मेरे बेटा भी है, बेटी भी है और ईश्वर की कृपा से बहुएं भी हैं। अगर मान लीजिए मेरा बेटा स्वतंत्र होकर स्वतंत्र भाव में वो ये कहता है कि पापा मुझे आपके हिसाब से शादी नहीं करनी है और मैं अपने हिसाब से शादी करूंगा, तो उसमें कहीं ना कहीं जो परिवार का मुखिया होता है वो बैठ के चिंतन जरूर करता है, अगर मुझे घर चलाना होगा तो मुझे इनका ये सौदा मानना होगा। अब वो कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है, कई बार समाज को पसंद आता है, कई बार समाज को नहीं पसंद आता है, लेकिन जो घर चलाने वाला मुखिया है वो बहुत सोच समझकर उस निर्णय को भी स्वीकारता है, इसको समाज स्वीकारता नहीं है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह सकता, बिल्कुल यही है। लेकिन कहीं एक परिवार चल रहा होता है और फिर दूसरा परिवार उसमें से टूट के बना लिया जाता है, वो कितना सही है? परिवार के लिए तो हम ज्यादा विषय यहाँ नहीं लगाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैं उसी के संदर्भ में कह रही हूँ, मैं पार्टी के संदर्भ में, मैं सत्ता के संदर्भ में, मैं सरकार के संदर्भ में ही कह रही हूँ सर। सरकार के खरीद फरोख्त के लिए मैंने बताया था कि वो विषय ऐसा होता है कि उस समय केवल नंबर्स पर डिपेंड करता है। जो खुद लोग निर्दलीय होकर मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं, जैसे बाबूजी ने कहा मैं स्वतंत्र होकर लड़ना चाहता हूँ, सरकार तो बनेगी नहीं, तो हो सकता है कि इनका माइंड सेट हो मैं जीत जाऊं और सरकार में कैसे जाऊंगा वो इनकी प्लानिंग होगी। मैं व्यक्तिगत इनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन जैसे हो सकते हैं जो ना चाहते हुए भी निर्दलीय मैदान में इसलिए आते हैं। अगर बाई चांस मेरा अच्छा कॉरम हुआ और मैं निकल के आया तो मैं किसी ना किसी मुद्दे से सरकार में एंट्री करूंगा, वो खरीद के द्वारा हो या मेरी सहमति के द्वारा हो या कहना मजबूरी के द्वारा हो। ठीक है, नमा जी कुछ कहना चाहेंगे? नमा जी। नेहा, इस विषय पे एक थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात मैं कह देता हूं। 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार रही, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही रहे हैं। कोरोना काल आया था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 24 मार्च को 8 या 9 बजे का जो भी समय था, पूरा देश 140 करोड़ घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सारे घर में बंद हो गए थे कि नहीं हो गए थे? तो कैसे मान लो ये खरीद फरोख्त की बातें, जब 140 करोड़ को देश के प्रधानमंत्री ने एक बार में उनके कहने पे उनकी बात मान ली, तो फिर खरीद फरोख्त की बात ही कहां आ जाती है? दूसरी बात, माननीय मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, लोगों ने थालियां तोड़ दी। उन्होंने कहा दिए जलाओ, हर घर में दिए जले। तो जब उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल वहां करा, तो वो फिर आज गली गली मोहल्लों में रैलियां क्यों निकाल रहे हैं? जब उन्हें पता है कि एक आवाज उठी नमः की भारत के लिए, जो आज 76-77 साल या हजारों साल की आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं, तो फिर क्यों वो भारत नहीं कर देते? क्यों नहीं वो कह देते 140 करोड़ का समर्थन? 140 करोड़ का समर्थन आजाद भारत के साथ होगा या गुलाम भारत के साथ होगा? बताइए आप, आजाद भारत के साथ है या गुलाम भारत के साथ? एक आवाज आती है नमः पार्वती पते, नमः पार्वती पते। ये राजस्थान से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कही। हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पीच भी नमा से शुरू होती है, तो नमा कैसे मान ले कि नमो के बाद नमा नहीं आएगा और ये 140 करोड़ लोग तय करेंगे कि नमा आ गया है? 140 करोड़ जनता ही तय करेगी कि कौन आएगा सर। लेकिन इस बीच हमारे बीच अजय वर्मा जी आ गए हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि गाजियाबाद से डॉली शर्मा जी जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी की, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगी अजय वर्मा जी से कृपया वो मंच पर आए। अजय वर्मा जी, तालियों के साथ स्वागत इनका। और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री यशपाल यादव जी को, जो कि मंच पर आएंगे और स्वागत करेंगे अजय वर्मा जी का। यशपाल जी। और तालियां हो जाए यहाँ पर। तालियों में दम नहीं, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा जोश के साथ। ठीक है। नेहा, हाँ नेहा, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है तो एक और प्रश्न आ रहा है जी। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है एंड आई एम अ रिसर्चर एट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। मेरा क्वेश्चन है सर आपके लिए। मोदी जी जब कहते हैं नेशनल यूनिटी की बात, नेशनल स्ट्रेंथ की बात, तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। डिफेंस में 2014 में मोदी जी आए और उन्होंने बिना सोचे समझे 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया।
वन रैंक वन पेंशन के बाद इतना फंड साइफोन्ड ऑफ हुआ कि उसको काउंटर करने के लिए अभी वो लेके